नमस्कार फ्रेंड्स। आज एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग हुई और आपको पता है कि एलआईसी का आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है। जो इश्यू प्राइस था 949, उसके मुकाबले आज की क्लोजिंग जो हुई है वो 875 में, यानी कि तकरीबन 73-74 रुपीस डिस्काउंट में आईपीओ आज एलआईसी क्लोज हुई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि सर एलआईसी के आईपीओ में क्या करना चाहिए? मुझे एलआईसी आईपीओ अलर्ट हुआ है, मुझे रखना चाहिए कि बेच देना चाहिए? तो आपका व्यू बताइए। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंत तक बने रहिए। इसमें अंत में हम एलआईसी आईपीओ में आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, और मेरा पर्सनल व्यू भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एलआईसी के बारे में, कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपने अप्लाई करने से पहले भी आपने जाना होगा, पर ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। जो कंपनी के बारे में फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स तो अभी डेवलप नहीं हो गए, क्योंकि टेक्निकल चार्ट तो अभी एक दिन ही एलआईसी का आईपीओ लिस्ट हुआ है। तो थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीने उसमें हम टेक्निकल व्यू भी बिल्डअप कर सकेंगे, पर अभी तो जो फंडामेंटल है उसके हिसाब से ही अपना डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। तो ये कंपनी आप जानते हैं कि ये इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में वो एक ही कंपनी इंडिया में जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो सबसे बड़ी है, एक ही कंपनी है। और 1956 से ये कंपनी एस्टेब्लिश है। इसका मार्केट शेयर 66.2%। तो जो इंडिया का ये सबसे बड़ा मार्केट शेयर एक हिसाब से कहा जा सकता है, तो ये मार्केट शेयर भी बहुत बढ़िया उसका है, 66.2% इन न्यू बिजनेस प्रीमियम। और इन टर्म्स ऑफ ये न्यू बिजनेस प्रीमियम, ये एक्चुअली टोटल बिजनेस प्रीमियम है, न्यू बिजनेस प्रीमियम में 61% है, करीब करीब सेम ही है। 71.8% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज इश्यूड। जो टोटल इंडिविजुअल पॉलिसी इश्यू होती है, आप लेते हैं, हम लेते हैं, जो इंडिविजुअल पॉलिसीज होती है उसमें 71% एलआईसी की पॉलिसी होती है। आप अपने पेरेंट्स को पूछेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछेंगे, तो सबके पास एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। जो हमारी जो अभी जनरेशन है, उसके पहले की जनरेशन देखेंगे तो सब एलआईसी की ही पॉलिसी लेते थे, राइट। उस समय पे इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां भी नहीं थी। तो 71% जो मार्केट शेयर है इसमें इंडिविजुअल पॉलिसी में, और 88.8% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसी। जितनी भी ग्रुप पॉलिसी इश्यू होती है, ये एज ऑफ दिसंबर 31 2022 है, ये 2022। उसमें ग्रुप पॉलिसी में 88% मार्केट शेयर। तो ये भाई बड़ी बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है। और मार्केट शेयर इसका जो इंश्योरेंस में है वो इंडिया में सबसे ज्यादा। कंपनी एक तरह से कहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में राजा है, किंग है। किंग क्या, हम सम्राट कह सकते हैं कि ये कंपनी एक सम्राट है। तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये लार्जेस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ डिसंबर 31 2021, with asset under management is 4.1 ट्रिलियन एज ऑन स्टैंड ऑन बेसिस। उसकी खुद की अपनी एसेट अंडर मैनेजमेंट 4.1 ट्रिलियन रुपीस है, जो एक बहुत बढ़िया किंग ऑफ द किंग, हाँ ऐसा कहा जा सकता है। विच इज मोर देन 3.2 टाइम्स ऑफ टोटल AUM ऑल प्राइवेट। एक तरफ सभी प्राइवेट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, और उससे भी 3 गुना ज्यादा ये एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो सब प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस मुकाबले इसकी सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और भी सुनिए, इट इज 15.6 टाइम्स मोर देन द AUM ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, आप सर्च कर सकते हैं, तो उसमें उसके मुकाबले इसकी 15 गुना ज्यादा। इसको फर्स्ट लार्जेस्ट, एलआईसी कैन बी द फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेयर इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो उससे जो कंपटीशन में आती है सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया, उसके मुकाबले 15 गुना ज्यादा इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मोर देन इज दिस। और सुनिए तीसरा पॉइंट, मोर देन 1.1 टाइम्स इन द एंटायर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज AUM। पूरी इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में से भी इसका 1.1 टाइम्स, थोड़ा सा ज्यादा इसका अंडर। मतलब कि एक तरफ इंडिया की पूरी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, और एक तरफ ये एलआईसी, दोनों को वे करे तो एलआईसी थोड़ा सा ज्यादा उसका वेट रहेगा। और 17% ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड जीडीपी, इंडिया का जो जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
हाँ, फिस्कल 2022 के हिसाब से उसमें 17% तो ये इसका शेयर LIC का ही शेयर है। तो कैसी कितनी बड़ी ये कंपनी है, इसका अंदाजा आप ये फिगर्स से लगा सकते हैं। यदि आपको ये थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से लगा हो तो आप बार बार ये रिवाइंड करके इस कंपनी का ये एसेट अंडर मैनेजमेंट और वैल्यूएशन जो है वो देख सकते हैं। इसकी प्रोडक्ट्स क्या है, आप तो जानते ही है कि ये कंपनी ऑफर्स पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स सच एज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूलिप हम बोलते हैं उसको, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होती है कि इसमें इंश्योरेंस भी होता है और सेविंग भी। जो हमारे जनरेशन जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको ये इंश्योरेंस की बजाय ये लोग सेविंग के जरिए से, उस टाइम क्या था कि इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़िया था, तो इसमें अच्छा रिटर्न उस टाइम मिल सकता था। तो सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट के हिसाब से इसको ज्यादा इसमें लोकप्रियता मिली थी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस, ये जो जो प्रोडक्ट्स होती है उसमें यूनिट देते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इसमें बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस भी है जिसमें क्या होता है कि रिटर्न आपको नहीं मिलता, आपको पता ही होगा। ये जो टर्म इंश्योरेंस मिनिमम प्रीमियम पे बड़ा कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी है, मेडिकल इंश्योरेंस, यदि कोई बीमारी हो तो हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो उसके लिए भी ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और एन्युटी और पेंशन प्लान्स, ये भी काफी लोकप्रिय है। जो हमारी जो अगले की जनरेशन थी हमारी, उसमें ये पेंशन प्रोडक्ट्स, एन्युटी प्रोडक्ट्स, ये सब लोकप्रिय प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस सेगमेंट में प्रोवाइड होते हैं। उसके बाद इसका वैल्यू एंड प्रेजेंस देखते हैं तो एज ऑफ 30 सितंबर 2021 इट इज द एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ ₹39 लाख करोड़, ये हमने देखा। LIC का प्रेजेंस एंटायर इंडिया में तो है ही, इंटर इंडिया में देखिए 2048 ब्रांचेस, कितनी बढ़िया, कितनी सारी ब्रांचेस है। आप इसको पर स्टेट डिवाइड करें, यदि पर स्टेट डिवाइडेड बाय 24 या 26 करे तो भी करीब करीब 18, अराउंड 180 ब्रांचेस। मेरा मैथ्स यदि इसमें गड़बड़ हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ब्रांचेस पर स्टेट में इसको इसकी है। 113 डिविजनल ऑफिसेस एंड 1554 सैटेलाइट ऑफिसेस। नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज द प्रेजेंस ग्लोबली। कौन कौन से कंट्री में इसकी प्रेजेंस है? फिजी, मॉरिशियस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कतार, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम में भी इसकी प्रेजेंस है। तो ये ग्लोबल प्रेजेंस इसकी बहुत सारे कंट्री में भी है। इसके IPO के की पॉजिटिव फैक्टर क्या है? तो LIC इज अ पार्ट इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इसमें इंश्योरेंस के लिए भी लोग LIC की पॉलिसी परचेस करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग परचेस करते हैं। तो ये एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट जैसा जैसे प्लान्स भी देती है। उसके 13.5 लाख एजेंट्स है, बहुत सारे एजेंट्स है इंडिया में। और ये फिक्स रिटर्न भी, ऐसे प्लान भी है जिसमें फिक्स रिटर्न, आपने कई बार LIC के एजेंट को सुना होगा, तो फिक्स रिटर्न जैसे प्लान भी वो देते हैं। हाई ट्रस्ट लोगों का, जो इंडिया के लोगों का है और ग्लोबली भी लोगों का, LIC नाम सुनते ही वो इसमें ट्रस्ट एक बिल्डअप होता है। हाँ, कहते हैं ना, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये LIC का जो फेमस ये इसका टैग लाइन है। तो ट्रस्ट इसने बहुत सारा डेवलप किया हुआ है। LIC इज द सिनोनिमस विद द इंश्योरेंस इन इंडिया। इंश्योरेंस लेना हो तो LIC का लेना हो, ऐसी लोगों में मान्यता है, ऐसा ट्रस्ट लोगों में है। LIC manage the asset of 39 lakh करोड़, ये तो हमने देखा। That is more money than the entire mutual fund industry combined। ये भी देखा हमने। They own 4% of all listed stock। जो भी मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, जो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक्स हम परचेस करते हैं, उसमें से 4% स्टॉक्स LIC के पास है। कई LIC खुद भी एक इसको भी DII बोल सकते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इस पर मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से। तो वो भी स्टॉक्स मार्केट में से खरीदती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसमें से 4% टोटल जो स्टॉक्स है इंडिया में, टोटल उसके 4%, मतलब ये करोड़ों में, उसके बिलियंस में अमाउंट होगी। और वो गवर्नमेंट बॉन्ड भी परचेस करती है, मोर देन RBI। लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया एंड 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस बाय GWP। रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो भी हमने देखा। बट की चैलेंजेस क्या है? LIC has the poor new policy growth। मैंने बताया कि जो हमारे पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स है, उनका LIC पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, हमारा भी है। पर क्या हो रहा है कि अभी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं जो कम दाम पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। हाँ, जो इसका प्रीमियम है वो LIC से कम रहता है,
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन में बता रहा हूँ। मैं जो पर्सनली जब जब मार्केट में जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो स्टडी करता हूँ तो उस तरह से। और क्या होता है कि अभी की जनरेशन है वो उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए और भी बहुत ऑप्शन आ गए हैं। अभी की जो जनरेशन है वो शेयर मार्केट में डायरेक्टली भी इंटरेस्ट लेने लगी है। आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों में करीबन 5 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में ओपन हुए हैं। तो टोटल डीमैट अकाउंट 9 करोड़ हुए हैं। अभी भी कम नंबर तो कम ही है, 9 करोड़ डीमैट अकाउंट हुए हैं। पर जो ग्रोथ के लिए जो रिटर्न वाइज जो ग्रोथ देता है तो उसमें अभी अवेयरनेस यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वो क्या करते हैं कि हमारे जैसे लोग के जो इंश्योरेंस कम प्रीमियम पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करे उस और थोड़ा ट्रस्ट हो जो जिसका नाम हो बराबर, तो वो कंपनी का इंश्योरेंस प्रोवाइड लेके जो बाकी का पैसा बचता है उसको जिसमें हाई रिटर्न मिले उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इंश्योरेंस में भी क्या होता है कि वो टर्म प्लान ज्यादा प्रीफर करते हैं कि जिसमें थोड़े से प्रीमियम पे बड़ा इंश्योरेंस कवरेज मिले। तो इस तरह से हमारी जनरेशन में ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज प्लेयर्स है उसमें से वो इंश्योरेंस प्रेफर ज्यादा करते हैं। ये सब हमारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अर्बन एरिया में वही है कि अर्बन एरिया में स्पेशली प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स ज्यादा आ गए हैं। फाइनेंशियल कंपनी के भी देख लेते हैं तो आप देखें तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 2019 में 26,000 करोड़ 31 मार्च 2020 क्वार्टर एंडिंग उसमें जो था वो 27,000 करोड़। इसमें 2021 में करीबन 29,700 करोड़। और ये जो दिसंबर एंडिंग जो क्वार्टर था उसमें 17,000, इसका मार्च का रिजल्ट आना बाकी है इसलिए ये नंबर कम है। मार्च 22 में जो आएगा उसके बाद में ये नंबर बढ़ जाएगा। तो 17,153 करोड़। ये देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस है, ये सब मार्च के फिगर है और ये दिसंबर तक का है। तो इसमें जनवरी फरवरी और मार्च का एड होना बाकी है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसमें बहुत बड़ा बढ़िया है। और ये देखिए टोटल एसेट, ये तो हमने बताया था ही 40 लाख करोड़ की टोटल एसेट है। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये डिसीजन लेने में आपको ज्यादा पता चलेगा। क्यूआईबी में देखिए ओनली 2.83 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ था। और एनआईआई इसमें एचएनआई बोलते हैं इसमें 2.91 टाइम्स और करीबन 3 टाइम हुआ था। रिटेल में 2 टाइम हुआ था। सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन हुआ था पॉलिसी होल्डर कोटा में। एक तो एलआईसी की पॉलिसी होल्ड करते हैं, ट्रस्ट उनका ज्यादा है, सबसे बड़ी कंपनी है एक इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उनका ट्रस्ट इसमें ज्यादा रहता है। तो 6 टाइम्स उसमें सब्सक्रिप्शन हुआ था। और एम्प्लॉय कोटा में भी करीबन 4.5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ था। और टोटल सब्सक्रिप्शन करीबन 3 टाइम हुआ 2.95 टाइम्स। तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन वाज वेरी 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 लेस। दिस वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर एलआईसी आईपीओ। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। एम्बेडेड वैल्यू देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मर्चेंट्स बैंकर्स लॉबी ग्लोबली एम्बेडेड वैल्यूएशन इज द मेन पैरामीटर। एम्बेडेड वैल्यू करके टर्मिनोलॉजी होती है फाइनेंस सेक्टर में। तो ये एक अच्छा ये मेन पैरामीटर है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए होता है। तो एम्बेडेड वैल्यू ऑफ लिस्टेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एसबीआई लाइफ की, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकी 2.4 टू 4.05 टाइम्स, सॉरी इट इज नॉट इन टाइम्स, 2.4 टू 4.05 है। और एलआईसी की क्या है 1.1 है, कम है। तो उसको which is its with its lucrative pricing। तो ये एक अच्छा बताया जाता है कि embedded value अभी कम है और lucrative prices। तो embedded value is the common valuation measure in the life insurance industry used to estimate the consolidated value of the shareholders interest। डिविडेंड पॉलिसी ये भी एक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्प कर सकता है। एलआईसी ये डिविडेंड पेइंग कॉर्पोरेशन है। उसने FY19 में 42% डिविडेंड डिक्लेयर किया था और सेम 42% इन FY20। सो जो FY20 का जो 21 का था वो डिविडेंड एक्चुअली 21 है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया था। अभी तक क्या हुआ था कि FY21 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही सोल होल्डर थी, स्टेक होल्डर थी। ये आईपीओ आने से पहले तो सारा डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही मिलता था। सो और पॉलिसी होल्डर को वो प्रॉफिट उसमें से मेजर चंक डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो पोस्ट लिस्टिंग ऑल्सो एलआईसी ये डिविडेंड पॉलिसी अपनी जारी रख सकती है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। तो डिविडेंड ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी पीएसयू कंपनी होती है उसमें आपको पता ही है कि इसमें अच्छा डिविडेंड आता रहता है।
तो कंपैरिजन विद द लिस्टेड पीयर में एलआईसी ने अब खुद बताया था अपने डॉक्यूमेंट में, एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल उनके लिस्टेड पीयर है। एज पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ दिस आईपीओ डॉक्यूमेंट ऑफ दिस एलआईसी, दे आर करंटली ट्रेडिंग एट द पी मल्टीपल ऑफ 73, 101 एंड 100। तो अभी एलआईसी का पी मल्टीपल थोड़ा टाइम बाद आएगा, तो वो कंपैरिजन हम थोड़ा टाइम बाद कर सकेंगे। तो इस हिसाब से ये हम डिसीजन उसमें भी बाद में ले सकते हैं। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, पहले तो आप बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था एलआईसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। कि एलआईसी आईपीओ, एलआईसी जो है वो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, तो आपने ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए किया था या फिर लिस्टिंग गेन के लिए किया था। पहले चर्चा करते हैं, यदि लिस्टिंग गेन के लिए, जिस तरह से कई इन्वेस्टर की पॉलिसी होती है कि एलआईसी का जो भी आईपीओ होता है उसमें लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो थोड़े दिनों के लिए रहता है, जब तक वो एप्लीकेशन और लिस्टिंग हो, लिस्टिंग के दिन जितना भी भाव वो उसमें बेच देते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए यदि आपने किया था तो आपको तो पता है डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग गेन इसमें मिला नहीं है। तो सिर्फ ये पर्पस हो तो आपको फिर दूसरे ऑप्शंस यदि आपके पास हो तो इसमें से इस तरह से डिसीजन लेके अभी टेम्पररी आप इसमें से उसको सेल कर सकते हैं। ये खुद का अपना डिसीजन होना चाहिए कि आपको ये डिसीजन, देखिए लास्ट में पॉइंट लिखा है कि बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, यदि आपको फंड की उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने बहुत मोटे लॉट में, बहुत ज्यादा लॉट में आपको अलॉटमेंट मिली है, इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांस बहुत बढ़िया थे क्योंकि इसमें कम सब्सक्रिप्शन हुआ था, या फिर आपने एचएनआई कोटा में अप्लाई किया है, तो फिर और आपको रिक्वायरमेंट ऑफ फंड है, तो आप इसमें से यदि थोड़ा सा जो है वो वॉल्यूम कम कर सकते हैं। और आपको यदि गुड अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिख रही है कि भाई एलआईसी के मुकाबले, एलआईसी शॉर्ट टर्म में यदि परफॉर्म करे उसके मुकाबले दूसरे स्टॉक्स में या दूसरे इन्वेस्टमेंट सोर्सेस में आपको ज्यादा गेन मिल सकता है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी उस तरह से ज्यादा है, तो इसमें से फंड आपको जो ब्लॉक हुआ है वो फंड को आप जो भी है, जो भी भाव है उस भाव पे निकल के दूसरे में अपॉर्चुनिटी में ले सकते हैं। यदि डिविडेंड के लिए आपने, यदि आपको पता है कि भाई एलआईसी जो है वो किसी भी भाव पे लिस्ट हो, पीएसयू है, अच्छा डिविडेंड भी दे सकती है, जिस तरह से परफॉर्मेंस हमने देखा, तो डिविडेंड इसमें अच्छा मिलने वाला है। और कहीं ना किसी दिन तो इसका एप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि ये इतनी बढ़िया कंपनी तो है ही। तो डिविडेंड के लिए यदि आपने है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यदि आपका व्यू है, इसमें इंडिविजुअल व्यू होना चाहिए कि आपका व्यू लिस्टिंग इन है, सिर्फ लिस्टिंग इन है या फिर लॉन्ग टर्म और डिविडेंड साथ में है, तो आप एलआईसी का आईपीओ को आराम से रख सकते हैं, क्योंकि ये आपने पहले से ही, आपका माइंडसेट ही पहले से हो गया होगा कि भाई कोई भी भाव पे लिस्ट हो एलआईसी आईपीओ, मैं तो इसको संभाल के रखने वाला हूँ। इस तरह से आपका व्यू इंडिविजुअल आपका होना चाहिए। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या होगी एलआईसी में, एलआईसी के आईपीओ के में मैंने अप्लाई नहीं किया था। इसके रीजन, दो रीजन है। एक तो मार्केट भी काफी वीक था, 16,000 के नीचे जब तक ये एलआईसी का आईपीओ चल रहा था उसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा था, ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव है, इन्फ्लेशन है, तो ये सब पॉइंट्स भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने में फेवर नहीं कर रहे थे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और दूसरा, लास्ट डे पे क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन मैंने देखा था, तो आपको दिखा जिस तरह से वो बिलो 3 टाइम्स था क्यूआईबी का, इंटरेस्ट बहुत कम था, तो ये भी देख के मैंने एलआईसी का आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था। अब जब एलआईसी डिस्काउंट में मिल रहा है तो और भी इसमें अभी चांसेस है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से इसमें और भी डिस्काउंट में एलआईसी मिले, तो थोड़े थोड़े में एक्यूमुलेट करके थोड़ा सा पोर्शन में एलआईसी का रखूंगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो थोड़ा पोर्टफोलियो को इम्यूनिटी देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पोर्शन, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी आने के चांसेस है, इसलिए मैं, और डिस्काउंट होगा तब मैं इसमें थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट करूंगा, एक साथ में नहीं इसमें लेने वाला नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है, आप इसमें किस तरह से स्ट्रेटेजी करने वाले हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये मेरा एलआईसी आईपीओ के बारे में व्यू था। तो आशा करता हूं कि आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है। थैंक यू वेरी मच।